हम लोग यहाँ बात कर रहे थे मेल्विन कैल्विन का। तो मेल्विन कैल्विन वाज द रेडियो एक्टिविटी टू बेनिफिट, नोबेल प्राइज मिला 1961 में फॉर C3 साइकिल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब इसमें 6 सब पॉइंट्स है जिसको डील करना है हमको। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फिर ट्रांसपिरेशन, फिर अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फिर लास्टली फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट which is flow from source to sink, मतलब source sink relationship. So last point होता है आपका source sink relationship. ठीक है, तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, याद रखिए 20 पेज का चैप्टर है। इतना बायोलॉजी में इतना बड़ा चैप्टर नॉर्मली होता नहीं है, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और इसमें से कुछ चीजें आप लोगों को ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, so have you ever wondered how water reaches to the top of the tall trees? अब आप देखेंगे 100 मीटर लंबा पेड़, पानी जमीन से ऊपर चढ़ता कैसे, सोचिए। और फॉर दैट मैटर हाउ एंड व्हाई सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल तक पानी या सब्सटेंस कैसे ट्रैवल हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वेदर ऑल सब्सटेंसेस मूव इन अ सिमिलर वे, क्या उनका मूवमेंट का तरीका सेम है, ये भी आपको समझना है। इन द सेम डायरेक्शन, एंड वेदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग सब्सटेंसेस। कहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे सारे सब्सटेंस, या अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, या एक आगे जाएगा तो एक पीछे आएगा, इस टाइप से। या फिर मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए उसको मूवमेंट के लिए। सो प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस मच मोर देन एनिमल्स डू। ठीक है, तो प्लांट्स आप देख ही रहे हैं, नीचे से लेके एक बड़ा प्लांट जो कि ऑलमोस्ट 100 फीट लंबा हो सकता है, 150 फीट लंबा हो सकता है। तो और आदमी कितना होता है, बहुत ज्यादा हो रहा है कि 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट लंबा, ठीक। या फिर सांप 10 फीट लंबा हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ज्यादा डिस्टेंसेस को ट्रांस लग रहा है। ठीक है, सो दे ऑल्सो डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लेस। एनिमल्स में तो एक चीज है कि आप सर्कुलेटरी सिस्टम है, हाँ, चैनल्स हैं जिसके जरिए आप न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है। सो roots has to reach all parts of the plant up to the very tip of the growing stem। ठीक है, उसको एकदम top तक पहुंचना है, पे पहुंच photo food also to including the root tips embedded deep inside the soil। कहने का मतलब ठीक है, उसको भी तो हर एक जगह फैक्ट, जो जड़ है जमीन के अंदर और जो डीपेस्ट एम्बेडेड है, मतलब जो लॉन्गेस्ट रूट हो सकता है, उसके टिप तक पहुंचना होगा। ठीक है, सो मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस और मूवमेंट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, अक्रॉस शॉर्ट सेल, एक सेल के विद इन। ठीक है, और अक्रॉस द मेम्ब्रेन होना है, मतलब सेल, एक सेल का मेम्ब्रेन पास करके दूसरे सेल टू सेल होना, मतलब और सेल मतलब within। यहाँ एक सेल के अंदर हो रहा है, फिर ये सेल को पास कर सेल में जाएगा। ठीक है, इस तरह। और सो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इंट्रासेल्यूलर हो रहा है, विद इन द सेल हो रहा है। सो इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरसेल्यूलर, तो दो चीजें हैं यहाँ पे। इंट्रा का मतलब विद इन, इंटर का मतलब टू डिफरेंट सेल्स के बीच में मटेरियल। ठीक है,
To understand some of the transport processes that take place in plants, this cell and the anatomy of the plant's body. तो कहने का मतलब ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इसके लिए दो चीज चाहिए आपको समझना। पहला सेल का है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का, और दूसरा प्लांट बॉडी का एनाटोमी कैसा, ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं। We also need to visit our understanding of certain processes such as diffusion, besides gaining some knowledge about chemical potential and ions. ये सारी चीजें भी जानना है आपको कि डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या है, आयंस कैसे बिहेव हो सकती है, ये सब सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, तब आप ट्रांसपोर्ट समझ पाइएगा। Talk of the movement of substances, we first need to define what kind of movement we are talking about. कहने का मतलब also what substances we are looking at, मतलब सबसे पहले तो हमको मूवमेंट का नेचर समझना है, और दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है उसको भी देखना है। So in a flowering plant, the substances that would need to be transported are water, mineral nutrients, organic nutrients and plant growth regulators। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट की दरकार पड़ेगी, तो पानी को ट्रांसपोर्ट होना है, मिनरल न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो खाना बनाया है, लीव्स, उसका ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, प्लस जो हार्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनको बोलते हैं, वो भी चाहिए, तो उनका भी ट्रांसपोर्ट होना जरूरी। So over small distances, substances move by diffusion and by cytoplasmic streaming supplemented by active transport। ठीक है, तो अगर कम दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट करना है तो ये तीन प्रोसेसेस से काम चल जाएगा हमारा, ठीक है, जैसे डिफ्यूजन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म स्ट्रीम करेगा और वो मटेरियल को आगे धकेलेगा, ठीक है, साइक्लोसिस जिसको बोलते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर मान लीजिए कि कहीं एनर्जी की आवश्यकता है तो एनर्जी भी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन मैकेनिज्म से सिर्फ आप सब्सटेंस को थोड़ी दूर तक ही धकेल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए, देन यू नीड सम चैनल सिस्टम। तो इसको हम लोग वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं प्लांट्स में, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन का मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम के जरिए आपका पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट जाएगा, फ्लोएम के जरिए आपका फूड जाएगा, ऑर्गेनिक फोटोसिंथेट, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है? हेलो हेलो, यस सर। तो दो चीजें यहाँ पे हैं, शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंसेस में आपको जब ट्रांसपोर्ट करते हो किसी भी सब्सटेंस का, तो आप डिफ्यूजन से कर सकते हो, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से कर सकते हो, और कहीं जरूरत पड़ी तो आप एनर्जी का इस्तेमाल कर लोगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और जब लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए आपको मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो आपको वैस्कुलर चैनल्स चाहिए, सिस्टम चाहिए, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम आपको पहले बताया गया था कि वो वाटर और मिनरल आयंस के ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, और फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक फोटोसिंथेट्स, ठीक है, के मूवमेंट में मदद करेगा, जैसे कि सुक्रोज हो गया, ठीक है। तो यहां तक अभी तक आपको सिर्फ यही समझना है कि जब अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो चार बेसिक चीज हमको समझ में आनी चाहिए। पहला, हमको सेल का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, एनाटॉमी प्लांट बॉडी का समझ में आना चाहिए, प्लस जो कुछ प्रोसेसेस हैं जैसे केमिकल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, डिफ्यूजन, ये सब का मतलब समझ में आना चाहिए। प्लस हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस है कि शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो ट्रांसलोकेशन टर्म है, दिस इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय जाइलम एंड फ्लोएम। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट।
ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो किधर करना है। ठीक है, अब देखिए, जिन इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम फॉर वाटर एंड मिनरल्स इज इसेंशियली यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम रूट टू स्टेम। अब ये आपका पौधा है, नीचे जड़ है और ऊपर आपका पेड़ है। ठीक है, ये आपका पेड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, पानी तो नीचे से जाएगा ना, ऊपर ऊपर ही जाएगा। मतलब जो वाटर सॉइल में जो वाटर और मिनरल्स है, वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में है, वो कैसे जाएगा? वो तो रूट से ऊपर जाएगा। तो दिस इज यूनिडायरेक्शनल, कोई और रास्ता तो है नहीं। सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि वो एक ही दिशा में जाएगा, मतलब रूट से स्टेम की तरफ। ठीक है, सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब जड़ से पानी वो सोखेगा और मिनरल्स जड़ लेगा और वो स्टेम की तरफ भेजेगा। ठीक है, और फिर ये स्टेम लीव सब जगह पहुंचेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन जो फूड बना, ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, दे हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो खाना बना वो तो पत्ता में बना। अब ये पत्ता से दूसरा पत्ता में भी पहुंचना चाहिए प्लांट का, प्लस उसको जड़ के पास भी खाना जाना है। ठीक है, इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, फिर जड़ में भी जाएगा। सो दिस इज अ मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो यही चीज है एक इंपॉर्टेंट चीज की जो आपको समझना है, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फोटोसिंथेट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो जो चीज जड़ में बन रही है, ओरिजिन जिसका जड़ है, वो रूट से एक डायरेक्शन में जा रहा है, और जिसका ओरिजिन लीफ है, जैसे सुक्रोज, ठीक है, वो सब कहाँ जाएंगे? वो सब चारों तरफ जाएंगे, ऊपर भी जाएगा, बगल भी जाएगा, दाएं बाएं नीचे, जब जड़ में भी जाएगा। सो फॉर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इट इज मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ये लोग पूछता है, organic nutrients. So this is the difference, basic difference with respect to direction of transport. So organic compounds synthesized in the photosynthetic leaves, जो पत्ते में खाना बना organic material जैसे sucrose, they are exported to all other parts of the plant including the storage organs. सब जगह जाएगा वो, और जहां पे वो फूड रिजर्व होगा, स्टोर होगा, वहां पे भी जाएगा। ठीक है, और फिर जहां से स्टोरेज हुआ है, वापस वहां से जब जरूरत पड़ेगी तो वो लेटर री एक्सपोर्ट भी होगा। ये उसी तरीके का है जैसे कि आप खेतों में अनाज बनाते हैं, उसके बाद उसको साइलोज में आप उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अनाज, अब आप जब आपको जरूरत पड़ा तो आप उसको वापस यूज कर सकते हो। यही चीज है, प्लांट भी यही काम करता है। वो क्या करता है, फोटोसिंथेट को अपने स्टोरेज ऑर्गन्स में स्टोर करके रखेगा, और जब उसको जरूरत पड़ेगा तो उसको री एक्सपोर्ट करेगा। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स इनटू द स्टेम लीव्स एंड द ग्रोइंग रीजन्स। ठीक है, अब जो पानी है या फिर मिनरल न्यूट्रिएंट जो जड़ ले रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो यूनिडायरेक्शनली ऊपर जाएगा, और ठीक स्टेम के पास जाएगा, फिर स्टेम्स में जो लीव्स हैं और फिर जो ग्रोइंग रीजन्स हैं, वहां पे सारी जगह पे वो फैलेगा जाएगा। When any other plant part undergoes senescence, मतलब बुढ़ापा जब छाता है प्लांट पे, तो पौधे मरेंगे भी, पौधा का पार्ट भी मरेगा। ठीक है, तो when any plant part undergoes senescence and decay, तो क्या होता है, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होती है ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट में, इट इज विथड्रॉन फ्रॉम सच रीजन्स एंड दे आर मूव टू यंगर ग्रोइंग पार्ट्स। समझ में आई बात? ह्यूमंस की तरह नहीं है कि बूढ़ा लोग सब चीज अपने कब्जे में रख के रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्लांट में जो ओल्डर ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो अपना हिस्से का जो न्यूट्रिएंट है वो यंग पार्ट को दे देता है। ठीक है, ताकि वो सिनेस कर जाए, डाई कर जाए। ठीक है, सिनेसेंस एंड डेथ।
Hormones or other plant growth regulators and other chemical stimuli are also transported in very small amounts, sometimes in strictly polarized or unidirectional manner from where there are synthesized to other paths. ठीक है, अब ये हार्मोन्स की बात आ रही है तो हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, ठीक है, सो दे आर क्रिएटेड इन वेरी लो अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अब ये होता क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनका स्पेसिफिक एरिया है जहां पे वो जाके एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि इनका जो डायरेक्शन है वो पोलराइज्ड होता है, स्ट्रिक्टली यूनी डायरेक्शनल, मतलब ओरिजिन ऑफ सिंथेसिस जहां पे वो सिंथेसाइज हुआ टू जहां पे उनका यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से उनको पता है कि हमको कहाँ जाना है, ठीक है। तो वी कैन कॉल दिस एज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। So hence in a flowering plant there is a complex traffic of compounds, but probably very orderly, moving in different directions, each organ receiving some substances and giving out some others. तो हो क्या रहा है आपका, हो यही रहा है कि एक तरह से आप इमेजिन कीजिए कि जड़ से पानी और न्यूट्रिएंट्स ऊपर जा रहे हैं, फिर जो पत्तों में खाना बन रहा है वो चारों तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इधर उधर जा रहे हैं, उसके बाद जो आपका हार्मोन्स हैं वो ओरिजिन से जो यूज्ड स्पेस है वहां जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक तरह का ट्रैफिक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब ट्रैफिक में ऑर्डर है, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं है, ठीक है। मतलब जिस प्लांट एरिया को जो चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज वहां उसको मिल जाता है, ठीक है। अगेन बात यही होता है कि जब प्लांट डेथ करने लगता है, सीनेसेंस होता है, तब दिक्कत आती है। फिर भी वहां पे प्लांट का रूल है अपना कि जब प्लांट पार्ट सिनेस हो रहा है तो वो अपना न्यूट्रिएंट को यंगर पार्ट में दान में दे देता है, इस तरीके से समझिए। मीन्स it will nutrients will be withdrawn from older area and they will be directed towards the growing parts, ठीक है। तो यहाँ इस टॉपिक से आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट पता चला कि पानी का डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो जड़ से ऊपर जा रहे हैं दे आर यूनी डायरेक्शनल, उसके बाद जो ऑर्गेनिक फूड बन रहा है पत्तों में दे आर बट मल्टी डायरेक्शनल, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो ओरिजिन से यूज्ड एरिया में जा रहे हैं, सो दे आर स्ट्रिक्टली यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। तो एक तरीके का आपको ट्रैफिक मिल रहा है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, कंपाउंड के ट्रैफिक, ठीक है, जो इधर से उधर उधर से इधर जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने का रखना है कि प्लांट्स में स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे फूड रिजर्व स्टोर होता है, और जब इमरजेंसी आती है तो ये जो आपका स्टोरेज ऑर्गन्स हैं ये यहाँ से आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इमरजेंसी के समय जब नीड है तो वो जो स्टोर्ड फूड है वो यूटिलाइज हो सकता है, समझ में आई बात। हेलो Yes, sir. हेलो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखने, दिस इज कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन। मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव, पैसिव का मतलब होता है विदाउट एनी एनर्जी, ठीक है, and maybe from one part of the cell to other part of the cell or from one cell to cell over short distances, say the intercellular spaces of the leaf to the outside, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ये ज्यादा दूर तक नहीं होता मूवमेंट, इसके जरिए जो ट्रांसपोर्ट होगा वो सिर्फ थोड़े दूर के लिए होगा, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होगा। कहने का मतलब विद इन द सेल होगा, इंट्रासेल्यूलर, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल होगा जिसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर, या तो फिर आप बोल सकते हो कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से, पत्तों में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है उससे बाहर, ठीक है, हो जा रहा है। तो कहने का मतलब दिस इज अ शॉर्ट डिस्टेंस फेनोमेनन, ठीक है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस फेनोमेनन डिफ्यूजन।
और इसमें एनर्जी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, पैसिव है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, सो इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम फैशन, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रैंडम फैशन, ठीक है। लेकिन नेट रिजल्ट क्या होता है, सब्सटेंस जो है इट मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कहने का मतलब मान लीजिए कि ये आपका चैनल है और यहाँ पे मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल का देखिए ज्यादा है, अब ये किधर मूव करेगा, इधर से इधर मूव करेगा, इधर इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है। इधर मान लेते एक तो है, ठीक है, तो इधर लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो कहता है डिफ्यूजन जो होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ होता है। तो आपको सॉल्यूट को देखना है कि वो किस तरफ ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरह का आपको एग्जाम में देते हैं ये, ठीक है। आपको डॉट्स बना देंगे और बोलेंगे मूवमेंट बताइए किस तरफ से है। तो जिधर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। सो दिस इज अ स्लो प्रोसेस एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, ठीक है। तो अपने आप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और ये डिफ्यूजन हम आपको गैसेस में और लिक्विड्स में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रादर देन ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली। तो कहने का मतलब है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, सॉलिड में आप डिफ्यूजन हो सकता है, बहुत स्लो होगा, हाँ? लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन होना डिफिकल्ट है, ठीक है। विद इन द सॉलिड, ये मान लीजिए सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज कर सकते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन एज अ होल पूरा सॉलिड का डिफ्यूजन होना ये अनलाइकली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है कि डिफ्यूजन इज मोर इन गैसेस एंड लिक्विड्स। तो कहने का मतलब आपको आराम से, आप जैसे मान लीजिए आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो आप देखते हो कि तुरंत वो दूसरे रूम में भी सेंट चला जाता है। तो ये क्या है, डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम गैसेस, ठीक है। सो डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट्स सिंस इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो जो भी गैस है CO2 O2, ये जो गैसेस का जो मूवमेंट होगा वो किसके जरिए होगा, डिफ्यूजन के जरिए होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसियस मूवमेंट प्लांट बॉडी में किसके कारण होता है, तो आंसर इज डिफ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो डिफ्यूजन रेट्स होते हैं दे आर अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देख लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो ग्रेडियंट है ये, ठीक है। इसका मतलब इसको हम क्या बोले, ये इस टाइप का है, डाउन द हिल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये हाई पोजीशन पे है और लो पोजीशन पे आपको जाना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डाउन द हिल। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन जो है वो डाउन द हिल ग्रेडियंट फॉलो करता है, ठीक है। तो चूंकि ये डाउन द हिल ग्रेडियंट फॉलो कर रहा है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए इसमें एनर्जी की दरकार नहीं पड़ती। सो नो ATP इज रिक्वायर्ड। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़े और वहां से आपने बॉल को लुढ़का दिया, तो उसको तो कुछ नहीं, वो लुढ़क के नीचे आ जाएगा, ठीक है। दिक्कत तो तब आएगी जब आपको बोला जाए कि आप पहाड़ के ऊपर नीचे से आप बॉल पहुंचाइए फेंक के, तो आपको एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा ताकत के साथ, तब जाके वो बॉल ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यही है। तो जब आप डाउन द हिल की बात करते हैं तो ATP की दरकार नहीं है, बट जब अप द हिल की बात करेंगे तब आपको एनर्जी की दरकार पड़ेगी। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो हायर टू लोअर जब हम बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाउन द हिल। जब हम लोअर टू हायर बोलते हैं इट इज कॉल्ड अप द हिल, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन रेट है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन दी ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ये कितना परमिएबल है,
इस पे डिपेंड करेगा। सो परमिएबिलिटी मतलब वो अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, मॉलिक्यूल्स को पास करने देगा कि नहीं करेगा, उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन हम आपको बताए थे, वो क्या करेगा, सबको अलाउ कर देगा, जाओ पास हो जाओ। ठीक है, फुल्ली परमिएबल। उसके बाद होता है सेमी परमिएबल, जो कुछ को अलाउ करेगा, कुछ को बोलेगा कि अलाउ नहीं करना है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और तीसरा होगा जो कि अलाउ ही नहीं करेगा, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर टेम्परेचर और प्रेशर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन रेट को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही चीजें समझनी है कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो सबसे पहली बात आपकी आती है डिफ्यूजन की, वो है आपका ये पैसिव है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एनर्जी का चाहिए आपको। ठीक, बाद कि वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो। ठीक है, और ये स्लो प्रोसेस होता है, डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, गैसेस और लिक्विड्स में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। जब आप सॉलिड्स की बात करेंगे तो डिफ्यूजन विद इन सॉलिड इज अ पॉसिबिलिटी, बट डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इज नॉट, इज अ लेसर लाइकली पॉसिबिलिटी। तो वो चीज आपको हम यहाँ पे भी एक्सप्लेन किए थे। सो डिफ्यूजन जो है प्लांट सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट मीन्स है जिसके जरिए आप जो होता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है या मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना है। ठीक है, और इफेक्ट है वो किन जरिए इफेक्टेड हो सकता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वन फैक्टर है, दूसरा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी एक फैक्टर है। ठीक है, तीसरा टेम्परेचर जो है वो एक फैक्टर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रेशर वो डिटरमाइन कर सकता है कि डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक लॉ बता देता हूँ जो कि डिफ्यूजन से संबंधित है, और इसको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा, एंड दैट law is called Graham's law of diffusion or effusion. ठीक है, Graham's law of diffusion और effusion, ठीक है, of a gas. तो चूंकि हम यहाँ गैस की बात कर रहे थे, इट इज ओनली मीन गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, इफ्यूजन का मतलब है अगर आपका डिफ्यूजन एक स्मॉल होल से हो रहा है तो उसको हम लोग इफ्यूजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिन होल है, उससे गैस स्केप कर रहा है, जैसे कि आपका सिलेंडर का गैस वो स्केप करेगा आपका। ठीक है, मान लीजिए आपके वायर में जो है ट्यूब में उसमें हल्का सा हो गया, तो क्या होगा, गैस जो है वो इफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आर जो होता है रेट, दिस आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to the square root of its molecular weight। ठीक है, समझ में आ रही है बात। कहने का मतलब है अगर हम ऑक्सीजन का डिफ्यूजन का बात करें तो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होगा वो डिपेंड करेगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, उसी तरह हम कोई भी गैस को कह सकते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे दो गैसेस के डिफ्यूजन या इफ्यूजन रेट को, सो वी कैन गिव इट अ mathematical meaning. So R1 by R2 will become equal to root over M2 by M1.
ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरे को कंपेयर करना है तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन प्लांट सिस्टम में आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा वो आप निकाल सकते हो, RCO2 by RO2, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर molecular weight of O2 by molecular weight of CO2, ठीक है, MCO2। ठीक है, अब ये आपका MO2 तो आपको पता है कितना होता है, ऑक्सीजन 32, और CO2 कितना होता है 44। तो आप निकाल सकते हैं आंसर। तो कहने का मतलब है ये आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ जो डिफ्यूजन है ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से डिफ्यूजन रेट नहीं दिया है, बट यहाँ पे लोग को देना चाहिए। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में आया ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। It simply states that the rate of diffusion or diffusion of any gas is inversely proportional to the square molecular weight। ठीक है, अब आती है बात टेम्परेचर की। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जो है ये क्या कर रहा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, हम बढ़ा देते हैं टेम्परेचर तो एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। एक टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, T जब बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन कम करना है तो उसकी एनर्जी को कम करनी पड़ेगी, तो आप टेम्परेचर को घटा दीजिए। ठीक है, अब एक दूसरा चीज भी आता है कि अगर मान लेते हैं अगर आप डेंसिटी को बढ़ाते हैं, भारी कर दिए, जो जिसको आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, ठीक है, तो अब वो अब उसका डिफ्यूजन जो होगा रेट क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, क्योंकि वो तो भारी हो गया। तो डेंसिटी अगर बढ़ाइएगा तो रेट जो है वो घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं और आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज आपके प्रेशर के बारे में भी दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की बात करें, ठीक है, सो दे आर अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर। ठीक है, सो अगेन जो रिलेशन होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हैं किसी भी डिफ्यूजन मिक्सचर का, तो होगा क्या, वो आधा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, जिससे कि वो डिफ्यूज कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, तो प्रेशर बढ़ाइएगा तो वो घट रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि जो एक्चुअल रेट होता है उस पर असर नहीं पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो कि केमिस्ट्री में आपको समझाई जाती हैं, बायोलॉजी में नहीं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये टॉपिक है आपका, और आपको अभी जस्ट मैंने बोला स्टार्टिंग में, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी आल्सो कि ये फिनोमिनन हो कैसे रहा है।
जब फेनोमिनन आपको समझ में आ रही है तो हमने आपको ये भी कहा कि उसका बायोकेमिकल प्रिंसिपल भी आपको समझना होगा, और वहां आएगी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ये है डिफ्यूजन के पीछे, ठीक है। ग्राहम्स लॉ बोलता है कि रेट जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। टेम्परेचर की बात आती है तो वहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा मतलब हाफ एम बी स्क्वायर बढ़ रहा है, मतलब वी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब रेट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो भारी हो जा रहा है, भारी हो जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, मतलब उसका डिफ्यूजन रेट घट जाएगा। उसी तरह प्रेशर की बात हो रही है तो डिफ्यूजन जो कोएफिशिएंट है मिक्सचर का वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। इसका मतलब कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वो घटेगा। तो कहने का मतलब है कि आपको फेनोमिनन तो समझना ही है, बट इसके पीछे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री भी समझनी है, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको यहाँ समझना है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी कैन ओनली बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब यहाँ देखिए आपको केमिस्ट्री का एक यूटिलिटी था, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमको कैसे डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। So as pointed out earlier, a gradient must already be present for diffusion to occur. Gradient का मतलब हम आपको बताए थे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है the diffusion rate depends on the size of substances. Obviously smaller substances diffuse faster, ठीक है। तो ये जस्ट अभी हमने डेंसिटी के रूप में आपको बताया था, अगर आप साइज बढ़ा देते हैं तो डिफ्यूजन का रेट घट जाएगा, जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास से भी वही पता चल रहा है, जिसका जितना ज्यादा भार होगा उसका डिफ्यूजन रेट उतना ही कम है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। ऑब्वियसली बात है कि जब आप सेल मेम्ब्रेन से पास कर रहे हैं तो अगर आप, चूंकि वो बाइलेयर है, हाँ, लिपिड, तो आप उसके अंदर से अगर सॉल्युबलाइज होके निकल ही नहीं सकते, फंस जाइएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आपको समझना है कि उसका सॉल्युबिलिटी फैक्टर क्या है लिपिड्स में, वो कितना सॉल्युबल है, मतलब क्या वो लिपिड्स से निकल सकता है कि नहीं निकल। एंड ये प्रॉब्लम हम आएगा जब मेम्ब्रेन ट्रैप, ठीक है। सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन मेम्ब्रेन फास्टर, तो जो अगर लिपिड में सॉल्युबलाइज करेगा वो तो आराम चल लेगा, लेकिन जो नहीं करेगा वो फंस जाएगा। सो सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक will find it difficult to pass through the membrane. Their movement needs to be facilitated. अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मान लिया कुछ पार्ट है, मोइटी का मतलब पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, मतलब वाटर लविंग है, तो वो लिपिड से पास नहीं कर सकता, उसको दिक्कत होगा, तो उसको खींच के ले जाना पड़ेगा। तो वैसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड मूवमेंट, ठीक है, मतलब वो अपने से नहीं जाएगा, उसको कोई पकड़ के ले जाए। So membrane protein provides sites at which such molecule, तो आपको हम पहले भी बताए थे, ये आपका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में इस तरह ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन वेट करता है, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से जाएगा, तो इनका ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, खासकर उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके पास हाइड्रोफिलिक मोइटी है और वो लिपिड से सॉल्युबलाइज होके पास नहीं कर सकते। सो दे डू नॉट सेट अप a constant tray be present for molecules to diffuse facilitated by the protein. So this process is called facilitated diffusion. अब आपका कॉन्सेंट्रेशन इतनी और इधर लो, ठीक है, ये होना जरूरी है, डिफ्यूजन का फर्स्ट क्राइटेरिया हाई टू लो, ठीक है। भले आप ट्रांसपोर्टर यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो होना जरूरी है, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन खींच के ले जा रहा है तो अप द हिल भी ले जाएगा, नहीं। सो इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प्स मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। Okay. So facilitated diffusion can cause net transport of molecules from low to high concentration, would require input of energy. अब आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हम इसको उल्टा दिशा में ले जाएं, लो टू हाई। ठीक है, हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए इसको लो टू हाई कंसेंट्रेशन मतलब नहीं ले जा सकते, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, बिकॉज देयर एटीपी चाहिए। ठीक है, and diffusion is a passive process, though it by a transporter protein, but still requires not energy. It will reach a maximum when all the transporters are being used. ठीक है, अब हो क्या रहा है, जब हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं 10 ठो रिक्शा वाला है। ठीक है, एक साक्षी स्टैंड पे 5 रिक्शा वाला घर आता है, सोनारी। अब गए हैं कि पांचों में पैसेंजर ऑलरेडी बैठा हुआ, ऑल 5 आर ऑक्यूपाइड। इसका मतलब यही हुआ कि वो सैचुरेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सैचुरेटेड। तो यहाँ पे हमको यही चीज समझना है कि अगर सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स यूज हो रहे हैं तो वो सैचुरेशन है, सैचुरेटेड है। ठीक है, so transport rate will become maximum if all the transporters are being used. ठीक है, कहने का मतलब अगर पांचों की पांचों गाड़ियां फुलफिल हैं, पैसेंजर भरा हुआ है, मतलब ट्रांसपोर्ट रेट मैक्सिमम है, तो वो सैचुरेशन लेवल है। नेक्स्ट आप देखिए it allows cells to select substances for uptake. It is sense which react inhibitors। सब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ये लोग पूछते हैं। ठीक है, कहने का भी आप ट्रांसपोर्टर प्रोटीन उठा के एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं ले जाएगा, वो सेलेक्टिव है। ठीक है, तो कुछ सेलेक्ट सब्सटेंसेस है जिसको वो ट्रांसपोर्टर ले जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है कि इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन्स, तो इसको अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे अब यहाँ पे देखिए आपका ट्रांसपोर्टर है, ये आउटर साइड ऑफ द सेल है, ये मेम्ब्रेन है, ये इनर साइड है। अब ये बाहर से कलर के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के अंदर घुसेंगे और फिर इनर साइड ऑफ द सेल में वो ट्रांसपोर्ट होंगे। सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल, धीरे करके ये ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो ये हो रहा है। तो इस तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपका काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, ये प्रोटीन्स जो हैं वो चैनल्स बनाते हैं मेम्ब्रेन ताकि मॉलिक्यूल्स पास कर पाए। ठीक है, चैनल्स जो हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स उसके पास होते रहेंगे। कंट्रोल्ड होते हैं मतलब गेटेड होते हैं। कंट्रोल्ड का मतलब चैनल्स मतलब उनमें गेट लगा है, जब उनको जरूरत होगा तब गेट खुलेगा, करेगा मूवमेंट, अदरवाइज नहीं करेगा। आर गेटेड एंड कंट्रोल्ड। सम आर लार्ज allowing a variety of molecules to cross. So the porins एक तरह का है proteins form huge outer membranes of plastida mitochondria, allowing molecules up to the size of small proteins to pass through. ठीक है, तो पोरीन्स क्या है? प्रोटीन्स है जो कि आउटर मेम्ब्रेन में होल बनाता है। ठीक है, चैनल बनाता है और उसके जरिए मॉलिक्यूल करता है। ये पोरीन्स कहाँ मौजूद है ये आपसे पूछेगा, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 11.1 में अभी आपको दिखाया एक्स्ट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल प्रोटीन से बाइंड करता है और उसके बाद ये रोटेट करे को रिलीज और मॉलिक्यूल अंदर सेल के अंदर, तो ऊपर वाला ही देख रहे थे। ठीक है,
मॉलिक्यूल आया और ट्रांसपोर्टर चैनल्स की मदद को, यहाँ देखिए ये मॉलिक्यूल आया, ट्रांसपोर्ट किया, उसके बाद वो इनर डिलीवर हो गया, ठीक है। सो का जो एग्जाम्पल एक है एक्वापोरिन्स बोलते हैं, ठीक है, वाटर चैनल्स। सो इट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वापोरिन्स, तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो चैनल का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको पोरिन्स और एक्वापोरिन्स याद रखते हैं। एक्वापोरिन्स मतलब वाटर चैनल्स, पोरिन्स का मतलब वैसे प्रोटीन्स जो कि पोर्स बनाते हैं, ठीक है। कहाँ? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, और उसके बाद वो अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड पर ले जाना के लिए, ठीक है। जो कि यहाँ पे कि पैच और एंटीपोड कैसे होता है, जब आप देखते यहाँ पे चीजें दिखाई हुई हैं, ये आपका प्रोटीन आपको दिख रहा है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। यूनिपोर्ट का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल पास कर, मतलब कैरियर प्रोटीन कर रहा है। एंटीपोड का मतलब आएगा और एक आएगा, ठीक है। तो टू मॉलिक्यूल्स आर साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। पोर्ट का मतलब है टू मॉलिक्यूल्स आर साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेड इन द सेम डायरेक्शन, देखिए सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड सिम्पोर्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट, और जब एक जा रहा है तो उसको हम लोग यूनिपोर्ट बोलते हैं। So some carrier or transport protein allows diffusion only if two molecules move together. So in a symport, both molecules cross the membrane in the same direction. आप देख सकते हैं, देखिए ये symport है क्योंकि दोनों molecule same direction में जा रहा है। Antiport they move in opposite direction. देखिए वाला डायग्राम जा रहा है, B opposite direction में जा रहा है, ठीक है। So when a molecule across independent of other molecule, अकेले जाएगा अगर कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अलोन यूनिट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये है आपका विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिफ्यूज कर रहा है अक्रॉस करियर प्रोटीन, उसके आधार पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख यूनिपोर्ट, ठीक है, एंटीपोर्ट, ठीक है। यूनिपोर्ट मतलब वो अकेले पास कर रहा है, एंटीपोर्ट का मतलब कि दो मॉलिक्यूल एक इधर आए, और सिम्पोर्ट का मतलब दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसफर, ठीक है। तो ये था